Welcome. Good morning, all DMLT students. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन लिम्फोसाइट सेल, यानी आज का लेक्चर आपका लिम्फोसाइट सेल के ऊपर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या होती है, फंक्शन क्या होती है और वो किस चीज़ पे बेस है। तो आज के लेक्चर में अपन वही डिस्कस करेंगे कि लिम्फोसाइट क्या होती है जो लिम्फो रेटिकुलर सिस्टम में काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले लिम्फोसाइट्स, सबसे पहले क्या है? टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। यानी टी लिम्फोसाइट्स को नीचे लिखे हुए वर्ड्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। एक तो रेगुलेटरी टी सेल्स, यानी जो रेगुलेशन करती है, मेंटेन करती है, वो क्या क्या होती है? इम्यून रिस्पॉन्स को। एक तो टी हेल्पर यानी CD4 सेल, और एक क्या होती है? टी स्प्रेसर यानी CD8 सेल्स। ये तो क्या होती है? रेगुलेटरी सेल होती है यानी CD4 और CD8। दूसरी क्या होती है? इफेक्टर टी सेल यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल, और क्या है? डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी यानी DTH, डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी सेल्स। तो ये क्या है? टी लिम्फोसाइट को दो चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है, एक तो रेगुलेटरी टी सेल में और क्या है? इफेक्टर टी सेल में। रेगुलेटरी टी सेल में तो दो सेल्स आती हैं, एक तो CD4 और एक CD8। और इफेक्टर टी सेल में क्या है? दो प्रकार की सेल आती हैं, एक तो साइटोटॉक्सिक टी सेल और DTH यानी डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी सेल। और HIV का इन्फेक्शन जब होता है तो वो सबसे पहले कौन सी सेल पे रिएक्ट करता है, कौन सी सेल को किल करता है? CD4 सेल्स को, यानी जो रिसेप्टर होती है, यानी जो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने का काम करती है जब कोई पैरासाइट, बैक्टीरिया या फिर अदर कोई एंटीजन एंट्री लेता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेटरी टी सेल। तो सबसे पहले क्या है? टी हेल्पर सेल रेगुलेटरी के अंदर यानी CD4 सेल। तो द हेल्पर सेल फैसिलिटेट बी सेल रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। टी हेल्पर सेल फैसिलिटेट यानी वो फैसिलिटी यानी सुविधा प्रोवाइड करवाती है किस चीज़ को? बी सेल्स को, यानी बोन मैरो सेल्स को। किस चीज़ के लिए? रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए। नेक्स्ट, बैलेंस एक्टिविटी ऑफ हेल्पर एंड स्प्रेसर टी सेल प्रोड्यूस ऑप्टिमम इम्यून रिस्पॉन्स। और ये क्या है? टी हेल्पर जो सेल होती है वो क्या है? एक्टिविटी बैलेंस करती है किस चीज़ के लिए? कि ऑप्टिमम यानी प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, यानी जितने एंटीजन है उतनी एंटीबॉडीज़ बनाई जा सकें। तो मतलब रिसेप्टर कौन होता है? वायरस या पैरासाइट के लिए कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर अदर कोई इन्फेक्शन हो तो उनके लिए रिसेप्टर कौन सी सेल होती है? CD4। और HIV का जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सी सेल को किल करता है? CD4 सेल्स को। इसीलिए क्या इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट नहीं होता। नेक्स्ट, हेल्पर सेल्स अबाउट 65%, यानी हेल्पर जो सेल होती है वो कितने परसेंट होती है? 65%। एंड स्प्रेसर सेल अबाउट 35% ऑफ सर्कुलेटिंग टी लिम्फोसाइट। और जो स्प्रेसर सेल होती है वो कितने परसेंट होती है? 35% होती है, जिसके अंदर क्या होता है? सर्कुलेटिंग टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। यानी 65 तो लिम्फोसाइट्स की थाइमस सेल्स की क्या होती है? हेल्पर सेल होती है, और 35% क्या होती है? स्प्रेसर सेल होती है। नेक्स्ट देखिए, टी स्प्रेसर सेल यानी CD4 सेल तो ब्लॉक इम्यून रिस्पॉन्स बाय देयर एक्शन ऑन टी हेल्पर एंड बी सेल्स, यानी ये इम्यून रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देती है। यानी जब ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस किल हो जाता है, यानी कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं रहता, तो ये क्या है? टी हेल्पर सेल्स को और बी सेल्स को क्या है? स्टॉप कर देती है एक्शन प्ले करके खुद का, यानी क्या है? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन को स्टॉप कर देती हैं।
तो टी हेल्पर सेल तो क्या एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती है, और टी स्प्रेसर सेल क्या करती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन को रोक देती है। यानी ये दोनों CD4 और CD8 जो सेल्स हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स का क्या है, बैलेंस बना के रखती हैं अच्छी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर। और अगर HIV यानी जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है जो, वो CD4 सेल्स को डैमेज कर दे तो क्या इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट नहीं होगा, यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी वजह से क्या है, HIV के इन्फेक्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एड्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये तो क्या थी, टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है इफेक्टर सेल यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल, TC बोलते हैं जिसको। तो देखिए, दीज सेल कैन लाइज स्पेसिफिक टारगेट सेल वूज सरफेस एंटीजन आर रिकॉग्नाइज बाय देम। यानी ये सेल क्या होती है कि ये टारगेट सेल होती है, किसी स्पेसिफिक एंटीजन को किल करती है जो किसी चीज़ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो एंटीबॉडी के साथ रिकॉग्नाइज हो जाता है, अटैच हो जाता है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल देखिए, तो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हो गई, ट्यूमर सेल्स हो गई। नेक्स्ट देखिए साइटोटॉक्सिक टी सेल पजेस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन CD8। यानी साइटोटॉक्सिक जो टी सेल होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी सेल प्रेजेंट रहती हैं, CD8 सेल प्रेजेंट रहती हैं, यानी जो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टॉप करती हैं, सप्रेस करती हैं। नेक्स्ट देखिए डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, DTH जिसको बोलते हैं। तो दिस सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, यानी ये जो सेल होती हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी की फोर्थ जो रिएक्शन होती है DTH उसको स्टिमुलेट करती हैं। दीज पजेस CD4 मार्कर एज दोज इन द टी हेल्पर सेल। और DTH के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, CD4 सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो टी हेल्पर सेल के रूप में काम करती हैं। यानी साइटोटॉक्सिक सेल में तो CD8 सेल प्रेजेंट रहती है और DTH के अंदर CD4 सेल प्रेजेंट रहती हैं। तो ये क्या है, इफेक्टर सेल है, जिसके अंदर क्या होती है, एक तो साइटोटॉक्सिक सेल यानी जो स्पेसिफिक टारगेट को किल करती है, और जो किसी टिश्यू के सेल के किसके ऊपर प्रेजेंट रहती है, सरफेस के यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। नेक्स्ट है DTH, यानी ये सेल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फोर्थ टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी स्टिमुलेट करने के लिए, DTH के लिए, यानी डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी स्टिमुलेट करने के लिए। और ये क्या है, CD4 सेल्स को प्रेजेंट रखती है अपनी सरफेस पे, यानी टी हेल्पर सेल को। नेक्स्ट देखिए नल सेल्स। तो ये क्या है, सेकेंड टाइप की सेल्स होती है जो लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम में प्रेजेंट होती है। द स्मॉल proportion ऑफ लिम्फोसाइट विच आर नाइदर टी सेल और नॉर बी सेल आर नोन एज नल सेल्स। यानी छोटा सा पोर्शन होता है किसका, लिम्फोसाइट का, जो ना तो टी सेल होता है ना बी सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, नल सेल्स बोलते हैं। अमोंग द नल सेल्स किलर एंड नेचुरल किलर सेल आर रिकॉग्नाइज। और नल सेल्स के अंदर दो प्रकार की सेल होती हैं, एक तो किलर सेल और एक क्या होती है, नेचुरल किलर सेल, जो नल सेल के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले क्या है, किलर सेल। तो दिस सेल आर कैपेबल ऑफ किलिंग टारगेट सेल सेंसिटाइज विद IgG एंटीबॉडी। यानी ये किलर सेल जो होती हैं वो किसी टारगेट को, किसी एंटीजन को किल करने के लिए कैपेबल होती हैं, लेकिन वो वर्क यानी खुद का काम किसके साथ रिकॉग्नाइज होकर, किसके साथ अटैच होकर करती हैं, IgG एंटीबॉडी के साथ। नेक्स्ट, दे डू नॉट रिक्वायर कॉम्प्लीमेंट फॉर सच लाइसिस और किलिंग। और उनके अंदर
यानी जब किलर सेल कोई काम करती हैं तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी वो अटैच हो या फिर वो टारगेट को लाइज करे या किल करे। यानी किलर सेल जब फंक्शन करती है तो उसके अंदर टारगेट सेल का कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो नल सेल क्या होती हैं कि वो सेल होती हैं जो ना तो टी लिम्फोसाइट के अंदर आए ना बी सेल्स के अंदर आए, बी लिम्फोसाइट के अंदर आए। यानी टी और बी सेल के अलावा जो सेल्स बचती हैं उनको क्या बोलते हैं, नल सेल्स बोलते हैं। इसके अंदर दो प्रकार की सेल होती है, एक तो किलर सेल और एक नेचुरल किलर सेल। किलर सेल होती हैं वो कैसे फंक्शन करती है कि वो किसी के टारगेट को, एंटीजन को लाइज कर देती हैं, किसके साथ अटैच होकर, आईजीजी एंटीबॉडी के साथ। और इनके अंदर कोई भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी चीज़ को लाइज करने के लिए, किल करने के लिए। नेक्स्ट देखिए किलर सेल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएट साइटोटॉक्सिसिटी। यानी ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट, यानी जो एंटीबॉडीज़ के ऊपर डिपेंड हो, उसके ऊपर निर्भर हो, और सेल मीडिएट साइटोटॉक्सिसिटी, और जो क्या है सेल्स मिलके क्या है साइटोटॉक्सिसिटी शो करे, यानी क्या है सेल्स मिलके किसी टारगेट सेल को लाइज करे। दिस एडीसीसी यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी इज डिफर फ्रॉम द साइटोटॉक्सिसिटी टी लिम्फोसाइट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटीबॉडी। यानी ये जो एडीसीसी है वो अलग होती है किससे, जो टी लिम्फोसाइट जो होती है वो साइटोटॉक्सिसिटी शो करती है, दिखाती है। यानी वो क्या है, टी लिम्फोसाइट जो होती है, टी हेल्पर सेल्स, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी स्वतंत्र होती हैं। नेक्स्ट देखिए नेचुरल किलर सेल। तो एक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटीबॉडी इन कॉन्ट्रैक्ट टू किलर सेल विच आर डिपेंडेंट ऑन एंटीबॉडी। यानी नेचुरल किलर सेल क्या है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी स्वतंत्र होती है पूर्णतया, वो किसी एंटीबॉडी के साथ अटैच होकर खुद का फंक्शन शो नहीं करती है। नेक्स्ट, देयर एक्टिविटी इज नेचुरल और नॉन इम्यून एंड डज नॉट रिक्वायर सेंसिटाइज बाय प्रायर एंटीजेनिक कॉन्टैक्ट। यानी इनकी जो एक्टिविटी होती है नेचुरल किलर सेल की, वो नॉन इम्यून होती है, यानी पूर्णतः स्वतंत्र होती है, वो इम्यून सिस्टम पे निर्भर नहीं करती, और इनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कोई एंटीजन पहले से सेंसिटाइज हो तभी इम्यून रिस्पॉन्स शो करें, यानी ये ऑलवेज एक्टिवेट रहती हैं। नेक्स्ट, नेचुरल किलर सेल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल या इम्पोर्टेंट इन एंटीवायरल एंड एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी। यानी नेचुरल किलर जो सेल होती हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक उत्तरदायी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। यानी जब कोई एंटीवायरल इन्फेक्शन होता है वायरल का, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज फॉर्म करती हैं, एंटी ट्यूमर इन्फेक्शन के अंदर इम्यूनिटी शो करती हैं। तो डिफरेंस क्या होता है किलर सेल के अंदर और नेचुरल किलर सेल के अंदर? किलर सेल्स जो होती हैं वो आईजीजी एंटीबॉडी के साथ फंक्शन करती हैं, आईजीजी एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंड करती है, इम्यूनोग्लोबिन के ऊपर। जबकि नेचुरल किलर सेल होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं और वो किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आने पर अपना फंक्शन शो नहीं करती, वो ऑलवेज एक्टिवेट रहती हैं। और कोई एंटीवायरल, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर कोई ट्यूमर सेल होती है, उसको लाइज करने का काम करती हैं। कौन सी सेल? नेचुरल किलर सेल। नेक्स्ट देखिए बी लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल। तो एंटीजेनिकली स्टिमुलेटेड बाय बी लिम्फोसाइट अंडरगोज ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन बिकम प्लाज्मा सेल।
यानी एंटीजेनिकली स्टिमुलेटेड बाई, यानी ये स्टिमुलेट होती हैं, उत्प्रेरित होती हैं किसके द्वारा? बी लिम्फोसाइट के द्वारा। और ये ब्लास्ट का मतलब है कोई सेल का नया बनना। ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाती हैं और क्या बना लेती है? बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल बना लेती हैं। नेक्स्ट, ए प्लाज्मा सेल्स कैन सिंथेसाइज एन एंटीबॉडी। और एक प्लाज्मा सेल जो होती है वो क्या करती है? एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज करती है, एंटीबॉडीज़ को बनाती है। ऑफ सिंगल स्पेसिफिसिटी ऑफ ए सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस, जो सिंगल इम्यूनिटी शो करती है और सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। एक्सेप्शन देखिए इसके अंदर, तो इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ए प्लाज्मा सेल सिंथेसाइज इम्यूनोग्लोबुलिन एम इनिशियली में लेटर स्विच ओवर आईजीजी प्रोडक्शन। यानी सबसे पहले क्या है? प्लाज्मा सेल जो होती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन एम को फॉर्म करती हैं इनिशियली, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन एम को बनाती हैं सबसे पहले। एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर एंड एंटीबॉडीज़ के अंदर आपने पढ़ा था कि सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है? आईजीएम। उसके बाद में वो आईजीएम का प्रोडक्शन बंद कर देती हैं और किसको बनाती हैं? आईजीजी को प्रोड्यूस करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट क्या है? ब्लास्ट फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है और वो क्या बना लेती हैं? प्लाज्मा सेल बना लेती हैं। और प्लाज्मा सेल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन के लिए, यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस को फॉर्म करती हैं। और एक्सेप्शन क्या है कि सबसे पहले तो प्लाज्मा सेल किसको बनाती हैं? आईजीएम को। उसके बाद में आईजीएम का प्रोडक्शन बंद कर देती हैं। उसके बाद में किसको फॉर्म करती हैं? आईजीजी को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट देखिए फैगोसाइटिक सेल। तो मोनोन्यूक्लियर मैक्रोफेजेस एंड द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर माइक्रोफेजेस, यानी इसके अंदर क्या है? मोनोन्यूक्लियर यानी सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जिनके अंदर, वो सेल्स प्रेजेंट होती है, फैगोसाइटोसिस शो करती हैं। और क्या है? मैक्रोफेज प्रेजेंट होती है। और क्या है? पॉलीमॉर्फ यानी जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं। यानी मोनो का मतलब तो सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और पॉली का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले क्या है? मैक्रोफेजेस। तो टिश्यू मैक्रोफेजेस आर नेम्ड एज एल्वियोलर मैक्रोफेजेस इन द लंग्स एंड कुफर सेल इन द लिवर। यानी मैक्रोफेजेस यानी टिश्यू मैक्रोफेजेस जो प्रेजेंट होती है उनका नाम क्या है? अलग अलग प्रेजेंट होता है। जो एल्वियोलियर यानी लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है उनमें प्रेजेंट होती है, जिनको मैक्रोफेज बोलते हैं, यानी लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और कुफर सेल के अंदर यानी लीवर में प्रेजेंट होती हैं। मैक्रोफेज का मतलब है यहाँ से मोनोसाइट, जिनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या करती है मैक्रोफेजेस? तो फैगोसाइटोसिस शो करती हैं। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोफेजेस यानी छोटी सेल्स और जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो कंटेंट पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी इनके अंदर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट प्रेजेंट होती है, यानी वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होती है जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, यानी ग्रेनुलोसाइट प्रेजेंट होती हैं, जिनका एग्जाम्पल क्या है? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेजोफिल, जो क्या है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वो क्या होती है? माइक्रोफेजेस होती हैं। तो फैगोसाइटोसिक सेल कौन सी होती है? यानी जिसके अंदर एक तो क्या है? मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हो, क्या है? माइक्रोफेजेस प्रेजेंट हो। मैक्रोफेजेस यानी वो सेल्स जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट हो, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो, यानी जो स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट हो, जो इम्यून रिस्पॉन्स को शो करे, यानी जैसे मोनोसाइट होगी। माइक्रोफेजेस यानी वो सेल्स जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जैसे एग्जाम्पल क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, यानी ग्रेनुलोसाइट, जिसके अंदर क्या क्या आता है? न्यूट्रोफिल आ गई, इयोसिनोफिल आ गई, बेजोफिल आ गई। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले क्या है? न्यूट्रोफिल।
तो दे हैव नॉन स्पेसिफिक फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी, यानी इनके अंदर कोई स्पेसिफिक फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं। नेक्स्ट, हैव ए इम्पोर्टेंट रोल इन एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी ये एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण किरदार निभाती हैं, यानी जब कोई इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट, इयोसिनोफिल, तो लेस फैगोसाइटिक देन न्यूट्रोफिल, यानी इनकी फैगोसाइटिक जो एक्टिविटी होती है वो न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में कम होती है। फाउंड इन लार्ज नंबर इन एलर्जिक इन्फ्लामेशन एंड पैसाइटिक इन्फेक्शन, और इनके काउंट्स इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कब, जब कोई एलर्जिक इन्फेक्शन हो ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी कोई एलर्जी की कंडीशन हो किसी चीज़ से, और पैसाइटिक इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट देखिए बेजोफिल, तो बेजोफिल क्या होती है, प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यू, यानी जो ब्लड एंड टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसको मास्ट सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल रिलीज एक्टिव एजेंट रिजल्टिंग इन एनाफाइलेक्सिस एंड एटोपिक एलर्जिक, यानी डीग्रैनुलेशन जो होता है किसका, मास्ट सेल का, वो क्या रिलीज करता है, एक्टिव एजेंट रिलीज करता है, जो क्या शो करता है, जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है और एटोपिक एलर्जी को स्टिमुलेट करता है, यानी एलर्जिक कंडीशन के अंदर जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है बेजोफिल्स की। यानी जब डीग्रैनुलेशन होता है बेजोफिल का, तो कौन सी रिएक्शन होती है, एक तो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होती है, और क्या होता है, एटोपिक एलर्जी होती है। नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर होगा आपका, हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर, यानी जब इम्यून रिस्पॉन्स एक्सेसिव अमाउंट में शो होता है, यानी इम्यून सिस्टम अपनी कोई सेल को क्या है, टारगेट सेल समझ लेता है ह्यूमन बॉडी की, यानी एंटीजन समझ लेता है, तब क्या कौन सी रिएक्शन होती है, हाइपर सेंसिटिविटी, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जहाँ से मोस्टली हर बार क्या है क्वेश्चन आता है, किसके अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कितने टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, कैसे वो रिएक्शन शो करती है, और किस प्रकार से वो स्टिमुलेट होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।